मिलता है। और यादव वैसे थे और हम तो क्लास फेलो थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। लेकिन मुझे काफ़ी कुछ भोगना पड़ा, इमरजेंसी कारण जेल में नहीं गया, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव आया इसका आज तक मुझे दुख है, और वो इमरजेंसी की वजह से आया। और भी कई घटनाएं घटी, मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा। शायद इस बात का डॉक्टर सिंह जी को भी पता नहीं है कि जिस दिन ये इमरजेंसी लागू हुई रात को, उस दिन मैंने MA अंग्रेजी में सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लिया। 25 जून का दिन मैं कभी नहीं बोल सकता, उस दिन इमरजेंसी लागू हुई। उसी दिन मैंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में MA अंग्रेजी में एडमिशन लिया था। रात को इमरजेंसी लागू हो गई। अगले दिन हम गए, मेरे बहनों साथ में थे, क्योंकि हम तो गाँव के बच्चे, हमें कुछ पता नहीं था कि क्या इमरजेंसी होती है, क्या कुछ होता है, किसी को नहीं पता था। तो हम गए वहाँ की टाइम टेबल पर देख लेते कि क्या क्लासेस वगैरह कब से शुरू होती है। तो वहाँ देखा, पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले दिन गए तो वहाँ मेरे विचार से 200-400 पुलिस वाले होंगे, क्योंकि स्टीफन्स के आसपास सारे कॉलेज हैं। स्टीफन्स है, दौलतराम है, हिंदू है, खालसा कॉलेज है, उसके बाद में स्कूल पता नहीं उस समय था कि नहीं, मुझे पता नहीं, दिल्ली स्कूल ऑफ उस समय था कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो सारे कॉलेज वहीं पर हैं, और वहाँ विद्यार्थी कम और पुलिस वाले ज़्यादा थे। अब हम तो डर गए, हमने कहा पता नहीं रात को क्या ऐसा हो गया कि इतने पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। पूछा 2-4 लोगों से कि नीचे हमें नहीं पता इमरजेंसी क्या होती है। उसके बाद पुलिस वाले से एक से पूछा मैंने कहा भाई इमरजेंसी क्या चीज़ है, कैसे लागू हुई है, क्या बात है। मेरे से पता था, पता तो हमें भी नहीं है, हमारी तो ड्यूटी लगी है कि भाई 4 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। और उसका आगे जा कर के मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं घर आ गया, पता लगा कि मेरे सहपाठी थे, हमारे सहपाठी थे राम सिंह यादव, नोटी क्या कहते थे हम लोग, आज भी नोटी कहते हैं। जो पिछले दिनों आए थे कार्यक्रम में तो हमें सिंह जी से मिले थे, इन्होंने भी नोटी कह के संबोधित किया था, उसी नाम से थे। तो मैं जब आया, आते ही नोटी हमारे घर आ गया। उसको पता लग गया किसी तरह से मैं आया हुआ हूँ, मैं आ गया दिल्ली से। तो नोटी घर पे आ गया और हमारे पिताजी को इतना डरा दिया, कहले बाबा ये विद्यार्थी परिषद का सेक्रेटरी है, कॉलेज में था, और यदि दिल्ली में रहा तो गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि जितने सहपाठी सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। कैलाश शर्मा जी थे हमारे, हमसे सीनियर भी थे, बाद में जूनियर भी हो गए थे, हम तो BA करके चले गए तो कॉलेज में रह गए थे। कांतलाल सैनी थे, रोहित भारद्वाज जी थे, शायद सदानंद सैनी की जेल गई, हाँ सदानंद सैनी जो है वो भी जेल गए थे। और बहुत सारे साथियों के नाम उसको पता था, मुझे नहीं पता था क्योंकि दिल्ली में था। तो उसने बताया कि वो भी गिरफ्तार हो गया। हम बचे दो, एक महेंद्र गौड़ जी बचे थे, ये भी नहीं जेल में गए थे। एक मैं, क्योंकि मैं तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था, सेक्रेटरी था मैं कॉलेज में। वीर कुमार यादव जी ने उस समय आके मुंबई थे, वो गठन किया था उसका। तो अब हमारे पिताजी बड़े डर गए कि भाई हमारा तो ये बड़ा लड़का है और ये बस आ गया कहीं पुलिस के चक्कर में, तो पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद में उन्होंने कहा बेटा नहीं। अच्छा, राम सिंह ने एक और नई बात बताई कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बाबा जी बहुत अच्छा माहौल है, मैंने वहाँ एडमिशन लिया है या मैं फॉर्म भर के है, कुछ ऐसा बताया उन्होंने। और कह लगे वहाँ मूँगफली की सब्जी मिलती है, मूँगफली की सब्जी। तो अब अभी उत्सुक हुए भाई, मूँगफली की सब्जी तो हमने कभी नहीं खाई, हमारे यहाँ मूँगफली की सब्जी होती नहीं। तो बाद में पता लगा तो कुरुक्षेत्र चले गए तो उनकी जो वो मूँगफली की सब्जी होती है। खैर मेरा भी कुछ मन गड़बड़ करने लग गया। और हमारे पिताजी को सच बता रहा हूँ, वो भी वैसे तो बेटा मोमेंट में उनका बड़ा योगदान रहा। अनाज दास गुप्ता जी के साथ कई बार जेल भी गए, लेकिन रुके नहीं जेल में, कभी भाग भूग आते थे। तो कहने बेटा तुम कुरुक्षेत्र चले जाओ। तो मुझे सेंट स्टीफन्स कॉलेज को छोड़ करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जाना पड़ा। उस समय सेंट स्टीफन्स कॉलेज भारत का नंबर 1 कॉलेज था, आज भी है, आज भी वहाँ एडमिशन लेना मुश्किल है। खैर मैंने प्रायश्चित किया, जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो मुझे अपनी मेरी बेटी ने फिर वहाँ से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। मैंने कहा बेटा तुम करो, क्योंकि मैं तो कर नहीं पाया, मैं तो मेरे से गलती होगी, छोड़ के चला गया। बड़ा लोगों ने कहा अरे आप इस कॉलेज में छोड़ के जा रहे हैं जिसमें एडमिशन नहीं मिलता और मरते हैं, क्योंकि मैं मेरिट का स्टूडेंट था उस समय। 13 मेरिट की पूरे हरियाणा में, एक विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और 13 विद्यार्थी मेरिट में आए थे। और संयोग और सौभाग्य देखिए
2 विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज नागौर के भी थे और मैं एक मधु गोयल लड़की थी, एक मैं था, तो 2 विद्यार्थी जो मेरिट में आए थे, इसलिए मेरा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जाते एडमिशन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मुझे इमरजेंसी की वजह से वो कॉलेज छोड़ना पड़ा, इसका मुझे आज तक पछतावा है। उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र चला गया, वहाँ भी जाके एडमिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, एडमिशन हो गया। हमें से फिर मिल गई वहाँ पे, दिल्ली में रहता शायद ये इस कॉलेज में थे साहब, लेकिन वहाँ भी मिल गए, लेकिन यहाँ मैं दिल्ली में रहता तो फिर आगे मिलना नहीं हो पाता। लेकिन वहाँ भी गड़बड़ हो गई। मैं जैसा अभी कह रहे थे, मैं अंग्रेज छोड़ के हिंदी में चला गया, और मुझे अब ऐसे जब भी मिलते हैं अकेले में तो कहते हैं मतलब जो डर के अंग्रेज इस डर के हिंदी में चलेंगे, अंग्रेज छोड़ के हिंदी में चलेंगे। तो वो भी एक आगे घटना घटी। खैर इमरजेंसी में हालात बहुत बुरे थे। दूसरा अनुभव मुझे हुआ जब मेरी पहली पुस्तक छपने वाली थी कविताओं की, और जोड़ी वाला प्रिंटिंग प्रेस होता था यहाँ पे, शायद आप में से आप जानते हो, वो भी आप जानते हो, प्रेस गली में। तो मैं गली सी में ऊपर थोड़ा सा, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये पुस्तक छपवानी है। ये 75 की बात है, 1975 इमरजेंसी की बात की। तो छुट्टियाँ हुई तो मैं आया यहाँ पे, तो मैं अपनी पुस्तक लेकर पहुँच गया। कह लीजिए ऐसे तो नहीं छाप सकते, आपको SDM से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब SDM हमें कौन जाने, मेरा छोटा सा एक लड़का था जो बहुत ही दुबला पतला सा, तो और चला गया। मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो मेरे टीचर मिल गए, रामचंद्र यादव जी, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल भाजपा में मेरे टीचर रहे थे, वो बाद में वकील बन गए थे, बाद में दुर्घटना उनका देहांत हो गया था। तो मैंने देखा कि रामचंद्र जी बैठे हैं, मुझे नहीं पता था वकील बन गए। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ये काम है और ये टेस्ट करवाओ ताकि मैं SDM से मिल सकूँ। तो उन्होंने कहा ये सैनी साहब बैठे ना, मनोहर सैनी, मैं तो इनका जूनियर हूँ, इनसे करवाता हूँ। तो उन्होंने पूछा आप, मैंने कहा मैं भारत देवता लगा हूँ तिगरा से। कहना अरे पंडित जी को तो मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, बोला मैं अभी करता हूँ। उन्होंने मेरा वो कर दिया कि वेरीफाई कर दिया, भाई बहुत सफा को वेरीफाई कर दिया। मैं SDM के पास पहुँचा, अरे ये किससे करवा के दिया, ये वो है, नहीं किसी गवर्नमेंट किताब में करवा के लाओ, ऐसा नहीं। क्या करूँ किताब छपवा के, किताब छपवा रहा हूँ, कविताओं किताब में आप किसे क्या करती है, नहीं ये सीक्रेट हो गई, इसको नहीं मानेंगे आप। तो क्या मैं मुख्यमंत्री से लेटर लिखवा के लाऊँ, मुख्यमंत्री तक औकात है तुम्हारी। अब संयोग क्या हुआ कि प्रकाश दास गुप्ता जी जब मुख्यमंत्री, मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ही उन्होंने शपथ ली थी, आपको याद होगा, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम होता था, उसका नाम बाद में वीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ऑडिटोरियम हो गया है, उसी में शपथ ली थी। मैं भी उसमें गया हुआ था, और प्रकाश दास गुप्ता जी से हमारी पारिवारिक रिश्ते थे। कम से कम 25 बार मेरे कार्यक्रम आए होंगे, मुख्यमंत्री थे तब भी, उपमुख्यमंत्री तब भी, MP तब भी, नहीं थे तब भी, पिताजी की डेथ के बाद में आए, माँ की डेथ के बाद में आए, और घनिष्ठ संबंध हमारे। मैंने उनको बधाई संदेश भेजा, उनका पत्र मेरे पास आया था, मैं बड़ा खुश होकर, अरे मुख्यमंत्री का पत्र है, मैं अपनी जेब में रखता हूँ। तो बड़ा खुश हुआ, मैं निकाल के उनका ये लो मुख्यमंत्री का पत्र, इनसे लिखवा के लाऊँ। जब मुख्यमंत्री का पत्र देखा, अरे एकदम वो तो चौंका, आपकी सर्टिफिकेट सब्सक्राइब है भाई, 1 मिनट में कर दिया। बाद में जब जोड़ी वाला के पास गया, उनके पास वो शायद शर्मा थे, शर्मा थे, शर्मा थे, उनके पास गया थे, आप करवा के लिए, अरे वो तो बड़ा पकड़ो आदमी है, तो किसी को परमिशन देता ही नहीं, आप कैसे ले आए। तो आप देखिए छोटी छोटी बातों के लिए इतना परेशान किया जाता था। और मैं क्योंकि कुरुक्षेत्र में था, तो मैं तो वहाँ पत्रकार भी बन गया था। उसमें सारे अखबार जो आप देख रहे हैं, जाकर भास्कर, जब ये सब कोई अखबार नहीं चलता था, 2 अखबार आते थे, यहाँ आते थे, एक दिल्ली से आता था वीर अर्जुन, और एक जालंधर का अखबार था वीर प्रताप। तो मैं वहाँ कुरुक्षेत्र जाते ही वीर प्रताप का संवाद आता था इमरजेंसी में। यहाँ सारे पत्रकार होता है, उसमें कोई कुछ नहीं जानता, पहले भी नहीं था, जाता मैं पत्रकार था वहाँ कुरुक्षेत्र। और MA का विद्यार्थी का भी अभय सिंह जी को नहीं पता कि मैं वहाँ पत्रकार भी था। और अब वीर प्रताप वाले क्या करते थे, मैं जो भेजता था सब ज़्यादा सरकार भी होती खबरें मेरी होती थी, लेकिन एक भी नहीं जाती थी वहाँ पर। मैं देखता कि नहीं अखबार खबरें छपी तो खबरें छपी, और वो एक संवाददाता लिख देते थे ताकि ये ना पता लगे कि कौन हमारा संवाददाता कौन है। एक संवाददाता, कोई भी संवाददाता है। बाद में जब पता लगा, कभी एक पत्रकार मिले मुझे, श्याम खोसला ने शायद बताई थी, ट्रिब्यून के थे, बाद में ट्रिब्यून में आए तो उसमें लिखे वो ट्रिब्यून में। तो श्याम खोसला ने मुझे बताया कि वो आप इसलिए बच गए, एक संवाददाता लिखते थे, आपका नाम पता लग जाता तो आप भी गिरफ्तार हो जाते, क्योंकि आपकी खबरें बड़ी अच्छी जाती थी। तो मैं तो क्रांतिकारी के शुरू से रहा हूँ। खैर, तो ऐसी ऐसी इतनी घटनाएँ घटी, इमरजेंसी लागू हुई। इमरजेंसी के 3 दलाल का एक धारा बहुत लगता था। कौन कौन थे? संजय,
विद्या, अंशी लाभ और इमरजेंसी के 3 दलाल। संजय गांधी तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी के बेटे थे, तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा पावरफुल थे और ऐसे बहुत सारे काम देश में हो रहे थे जिनका इंदिरा गांधी को पता ही होता है, इतने पावरफुल। उसके बाद दूसरे विद्या, हमारे तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटा दिया था, और वो थे विद्या, क्या नाम था, शुक्ल, विद्याचंद्र शुक्ल को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था, तो विद्याचंद्र शुक्ल। और तीसरा बंसी लाल, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री पद छोड़ के केंद्र के मंत्रिमंडल में गए। ये 3 तिकड़ी थी, और एक व्यक्ति से जो और था, ओम मेहता, जो गृह राज्य मंत्री हुआ करता था। ये चौकड़ी थी, चंडाल चौकड़ी बोलते थे इसको। देश में जितना मतलब ये अत्याचार हुआ इमरजेंसी के दौरान में, वो इस चंडाल चौकड़ी ने करवाया। भले ही सुझाव बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने दिया था 6 महीने पहले, जब वो हार गई थी केस। इंदिरा गांधी जी 1971 का वो चुनाव वाला केस 6 साल बाद राजनारायण डाल दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और वो सिन्हा के पास गया। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे, बड़ा दबाव डाला गया उनके ऊपर, बहुत दबाव। उनके जो रिश्तेदार थे डॉक्टर थे, और इंदिरा गांधी के भी डॉक्टर थे, उनको घर भेज दिया, तो भाई मनाओ इसको इस तरीके से। जो चीफ जस्टिस उनके घर गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस उनके घर पे गया सिन्हा साहब के, कि भाई इस केस को रफा कर दो, आप सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाए। और चीफ जस्टिस तक पहुँचोगे, इंदिरा गांधी की सीधे की मांग की नहीं थी, इसलिए तो उन्होंने रे को बना दिया था, और वो रे बने थे शायद उनको अपना खन्ना को इग्नोर करके, तो वो तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 तारीख को इस केस का निर्णय सुनाया जाएगा। इंदिरा गांधी की थी, कह दिया कोई ताली नहीं बजाएगा जब फैसला सुनाऊँ, और कोई भी इंदिरा गांधी आई तो खड़ा नहीं होगा। ये पहले आदेश दे दिए, रिपोर्ट का आदेश। इंदिरा गांधी खड़ी, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा था, और किसी ने ताली नहीं बजाई, और किसी ने जो कोई खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने सुनाया फैसला, इंदिरा गांधी सुनती रही, और 523 पेज का शायद फैसला था उनका, उन्होंने सुनाया। इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द, 6 वर्षों के चुनाव लड़ने के अयोग्य, अब इंदिरा गांधी की सर्टिफिकेट गुम हो। और ये डिसीजन आना, और उससे पहले 25 तारीख को ही दिल्ली के जो वो कौन सा ग्राउंड है, उसमें जयप्रकाश नारायण की जनसभा का होना, रामलीला ग्राउंड में जयप्रकाश नारायण की जनसभा का होना। सहयोग कुछ ऐसे बनते चले गए, हालात तो पहले से खराब थे। जेपी आंदोलन शुरू कर दिया था बिहार से, युवाओं को कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा करके, और कहा कि बाहर निकले, और उसमें जयप्रकाश नारायण ने आम जनता के साथ साथ सेना को भी बगावत करने के लिए आह्वान कर दिया कि सेना जो है इसका प्रतिकार करे इंदिरा गांधी के आदेशनामा में। ये बहुत भयानक एक स्टेटमेंट थी जयप्रकाश नारायण की, क्योंकि सेना को बगावत के लिए भड़काना जो है वो शर्म है। आज वहाँ क्या हो रहा है, आपने देखा होगा ना टीवी पे, गृह युद्ध शुरू हो गया उसमें, और वो जो जिसकी सेना की वो सहायता ले रहे थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह जो है उसके लिए सेना को भड़काना एक सबसे चरम किस्म का राजद्रोह माना जा सकता है उसको। तो वो जब हुई तो इंदिरा गांधी के सामने कोई रास्ता नहीं था। कैबिनेट की मीटिंग हुई, लोग तो चाहते थे छोड़ दें, इंदिरा गांधी चाहते थे तो छोड़ दूँ, लेकिन उनका नहीं, ऐसे हालात बिल्कुल नहीं। सेना बगावत कर देंगे तो क्या, आप सेना को भी किस तरीके से संभालना है, और नया कोई व्यक्ति आ जाएगा जिस नाम में कि आप बैठे थे और आप बैठे थे, तो कहा कहते हैं आप ही रहिए। तो रात को, आधी रात को अपना तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को जगाया गया, आंखें बलते बलते आए, और वो कहा गया कि साइन कर दीजिए, पढ़ना नहीं है, साइन करिए यहाँ। बाद में उनकी पत्नी जो बाद में भी बनी उनकी जगह, क्या नाम उनका, क्या अहमद थी वो, उन्होंने कहा कम से कम पढ़ के देख लेते हैं किस पे साइन किया आपने। वो इमरजेंसी लागू हो गई, और पूरे का पूरा देश कारागार में बदल दिया गया, एक ऐसे अंधे कुएं में बदल दिया गया जिसे निकलने का कोई रास्ता नहीं सुन रहा। उसके बाद सारे के सारे मानवाधिकार स्थगित कर दिए गए, बोलने की आज़ादी नहीं, इकट्ठा होने की आज़ादी नहीं, जनसभा करने की आज़ादी नहीं, कुछ भी करने की आज़ादी नहीं, किताब छपवाने की आज़ादी नहीं बनी। क्या मैं छोटा सा एक बच्चा में कविताओं की किताब छपवा रहा था, उसकी भी आज़ादी। प्रेस का गला घोट दिया गया। उस समय की जितने भी अखबार थे, बहादुर शाह जफर 12 बजे की प्रेस थी, सबकी बिजली कटवा दी गई। किसी के पास जनरेटर था, जनरेटर उठवा दिया गया, किसी का संस्करण छप गया वापस मंगवा लिया गया, या बाहर नहीं गया तो उसको जब्त कर दिया गया। हॉकर के पास चला अखबार, हॉकर को ढूंढ के निकाला, और जितने
हमने अखबार में वापस करो, इतना दमन, उनके विज्ञापन बंद कर दिए, पत्रकार 252 पत्रकार गिरफ्तार किए गए थे पूरे देश में, और 50 पत्रकारों की जो सरकारी मान्यता थी वो रद्द कर दी गई थी उस दौरान। 50 पत्रकारों की मान्यता, सरकारी की मान्यता होती है, वो रद्द कर दी गई थी। मतलब इतना ज़बरदस्त दमन चक्र चलाया, और उस समय कई अखबारों ने तो हर अखबार में एक वो उठा दिया है स्टेट जो चेक करेगा कि कौन सी न्यूज़ छपेगी कौन सी नहीं छपेगी, सेंसरशिप लागू कर देंगे। इतना बुरा हाल हो गया कि कई अखबारों ने तो उसके विरोध में एडिटोरियल का स्थान जो था खाली छोड़ना शुरू कर दिया, या जो न्यूज़ सेंसर हुई उस न्यूज़ का वाला स्थान खाली छोड़ दिया। अब अखबार छप रहे थे, आपने तो नहीं, पता नहीं किसी ने देखे नहीं देखे, हमने देखे कि अखबार में ऐसे ऐसे बने हुए थे, हमने कहा हमारी भी समझ में नहीं आई बात, शुरू क्या है भाई, खाली स्पेस क्यों छोड़ रखा है, यहाँ भी खाली जगह छोड़ दी, यहाँ भी खाली छोड़ दी, यहाँ भी छोड़ दी। बाद में पता लगा, अब उस समय कोई साधन नहीं थे, अखबार सेंसरशिप थी, टीवी वगैरह तो थे नहीं, टीवी तो आया नहीं था, उसके बाद में मोबाइल भी नहीं आया था, केवल लैंडलाइन होता था, हमारे पास था नहीं। अब क्या करें, मेरे पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था नेशनल कमिश्नरी कंपनी का, जो मेरी बहनों ने वियतनाम से मुझे ला कर दिया था। यूएन की तरफ से वियतनाम गए थे तो कोई 8-10 ट्रांजिस्टर लेके आए, 2 मुझे दिए थे। तो छोटा सा ट्रांजिस्टर जेब वाला वो मैं अपने साथ लेके गया था वहाँ पे कुरुक्षेत्र जो मैं था। तो मैं बीबीसी का कार्यक्रम आता था, बीबीसी सुनता था, रत्नाकर भारतीय कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, और मार्क तुल्य जो आज इंडियन नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, भारत में बस गए दिल्ली में, वो ब्रिटिश नागरिक थे, वो यहाँ से डिस्प्लेस थे तो उनको देश से निकाला देते, बाहर निकाल दिया उनको। वो जितने पत्रकार थे, जो चाहे रॉयटर के थे, चाहे इतरतास के थे, या जितनी भी एजेंसियाँ थी, अमेरिका के जो अखबार थे बड़े बड़े, उनके जितने भी संवाददाता थे सबको बाहर निकाल दिया देश में, कोई खबर नहीं भेजेगा। भारत सरकार के, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ कोई खबर नहीं छपेगी, और चाटोकार इकट्ठे कर ली। ये तिकड़ी चौकड़ी जो थी, इसने तो देश को धकेल दिया। आप जानते हैं कितना भयानक जो ये चला था नसबंदी का, 83 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, 83 लाख लोगों, जिनमें 70 साल के बूढ़े भी थे, जिनके बच्चे शादीशुदा थे, और 17 साल के जवान थे जिनकी शादी नहीं हुई, उनकी भी नसबंदी हो। 83 लाख लोगों की नसबंदी हुई। नसबंदी अच्छा प्रयास वो था, लेकिन जबरदस्ती जिस तरह से वो दमन चक्र चला गया, पकड़ पकड़ के ले गए और नसबंदियाँ की गई, वो उसने जनता को खराब कर दिया था मुझे। और ऐसे ही पूरी प्रेस का दमन हुआ। जिनकी जरूरतें नहीं थी, उम्र से ज्यादा थे, उन लोगों को भी काट दिया। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, 70 साल वाले को काट दिया, 17 साल वाले को काट दिया। तो ये इतना दमन चक्र था, और 3 लोगों ने इंदिरा गांधी को संवैधानिक मान्यता दी, एक तरह से उसको सही ठहराया। पहला कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद, जिसने बिना पढ़े एक बिना रीड का आदमी था, आधी रात को उठ के और बिना आँखें मलते मलते हस्ताक्षर कर दिए, और देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दी गई। जनता ने 21 महीने उसका दंश झेला। ये पहला व्यक्ति था फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरा व्यक्ति थे संत विनोबा भावे, जिन्होंने पट्टी बांध दी मुँह पे और एक वाक्य बोल दिया पट्टी खोल करके, आपातकाल अनुशासन पर्व है। आज आप बसों पर देखते हैं ना, दीवारों पे, स्कूलों में, कॉलेजों में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने संत विनोबा भावे का एक वो वाक्य ले लिया, और एक भी बस पूरे हिंदुस्तान में से नहीं थी, एक भी ट्रेन नहीं थी जहाँ ये ना लिखा हो आपातकाल अनुशासन पर्व है विनोबा भावे। विनोबा महात्मा गांधी के शिष्य थे, बड़े संत थे, उन्होंने आपातकाल को अनुशासन पर्व कह दिया। इससे बड़ी बात इंदिरा गांधी के लिए और क्या हो सकती थी, चाहे वो कहलवाई गई हो या कहीं हो। उसके बाद विनोबा भावे कभी नहीं बोले, तो उनकी जो छवि थी वो इतनी गिर गई थी कि लोगों ने कहा ये कैसा संत है, ये तो पाखंडी में वो अपने को संत कहता है, महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी कहता है, और आपातकाल अनुशासन पर्व कह रहा है। उसके बाद तीसरे थे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता, जो उस समय सीनियरिटी को इग्नोर करके जज बनाए गए थे, चीफ जस्टिस बनाए गए थे। उन्होंने जो मान्यता दी, उससे पहले एक और जज थे कृष्ण अय्यर, एक कमेटी बनाई गई थी, वो रिटायर हो गए थे, एक कमेटी बनाई थी रिव्यू करने के लिए क्या आपातकाल सही है। जस्टिस अय्यर ने पहली बार कहा कि नहीं इमरजेंसी सही है, उसने मान्यता दी पहली बार। फिर उसको सेकंड किया डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता ने। और ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस अवैधानिक कार्य को संवैधानिक बना दिया। ऐसी परिस्थिति, और आप जानते पूरा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, रसातल पहुँच गया। जो भारत
इतना खुला देश माना जाता है, उसमें तमाम नेता सारे नेता जेल में ठूस देंगे। जयप्रकाश नारायण की किडनी खराब कर दी, पेशाब करने के लिए निशान दिया गया। और जो हमारे बाद में रेल मंत्री बने जॉर्ज फर्नांडिस, उन पर तो डायनामाइट का केस बना दिया। इन्होंने डायनामाइट लगा के रेल की लाइन उड़ाने, क्योंकि वो ऑल इंडिया रेलवे जो वर्कर्स थे उनकी यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और कहा कि इन्होंने डायनामाइट लगा के रेल लाइन को उड़ाने की कोशिश की है, वो केस बना दिया। और वही व्यक्ति थे जो जेल में रह के 1970 का इलेक्शन लड़े थे। हथकड़ियाँ ऐसे आपने फोटो में देखी होंगी, वो उनको छोड़ा नहीं गया। दो व्यक्ति ऐसे थे मैं जानता हूँ जिनको जनता पार्टी की सरकार आने के बाद छोड़े गए थे। एक जॉर्ज फर्नांडिस जो जेल में रहकर इलेक्शन लड़े, वो जीते, और दूसरे बंसीलाल के गांव गोलागढ़ के पास एक गांव है देवसर के थे ठाकुर मंगेश सिंह। बंसीलाल को छाती पर रख दिया था कि तेरी छाती का पार निकाल दूंगा। ठाकुर बड़े करके ठाकुर थे, मंगेश सिंह के बेटे बेटियों की शादी हो गया सबकी। उनको इमरजेंसी में इतना तंग किया गया, और जनता पार्टी की सरकार के बाद जब मोरारजी चेतना अखबार निकलता भिवानी से, उसका दफ्तर भी तोड़ दिया गया था इमरजेंसी के बाद। हाँ जी, तो उनका दफ्तर भी तोड़ दिया गया। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए और चेतना हाउस भिवानी में आए, तब लोगों ने कहा कि आप सारे छोड़ दिया हम लोगों ने, हमारा ठाकुर मंगेश सिंह जो है वो अभी भी जेल में क्यों है देवसर गाँव का। तब उन्होंने आदेश दिया कि भाई आज बिहार किया जाए, तब हो गया। और नई चित्रकला लगी गोविंद सिंह जी, और ये भी बाद में छोटे रामविलास जी भी। तो आप देखिए कितना दमन चक्र चलाया। तो वो मैं तो खैर जेल में नहीं रहा, ज़्यादा कोई होगा नहीं, गोविंद जी ने होगा सारा कुछ, नहीं तो मुझे बताएंगे, मैंने बहुत दफा कर दिया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को ये विराम देता हूँ, और ये एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए धन्यवाद भी करता हूँ। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, एक घटना और भी घटी गोविंद जी, आपकी जानकारी के लिए। मैं 3 कविताएं आपातकाल के विरोध में लिखी। एक किताब लिख दो जितना अनुभव है। 3 कविताएं लिखी मैंने, बड़े अखबारों में भेजी मैंने, किसी भी अखबार में नहीं। फिर मेरा दूसरा संग्रह जो कविताओं का निकला राष्ट्रपति के नाम से, वो 1980 में निकला, नहीं 80 में शायद निकला, उसमें छपी थी 3 कविताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का। मैं 1 मिनट के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा आर्य जी, 1 मिनट के लिए समय की गरिमा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय ज़्यादा